हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था और इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगे अनुकूल परिविघटन पद्धति की थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, भीमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। इन्होंने 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में सर्वप्रथम भाग लिया। 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया और 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग, कौन सा आयोग, वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को जो है कहा गया, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे, नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई।
लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल। याद रखिएगा इनका नाम और ये कहां से संबंध रखते थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। याद रखिएगा, सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का जो है प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व जो है आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय जो है शोक गीत पढ़ा था। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? पहला है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। बताइए। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया। किंतु 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था और इससे इस मिथ्या का भ्रम का निवारण भी हो गया कि गोरी जाति के लोग जो है हमेशा जीते हैं, यानी अजय है, कभी हारते नहीं। यह भ्रम जो है खत्म हो गया। प्रश्न संख्या सेकंड है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी बी ऑप्शन, राजा वाम बंध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी राजवाम बंध आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का जो है सहयोग न दिया जाए।
इसके बाद 4 नंबर है अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, बी ऑप्शन। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो याद रखिएगा, नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी और वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन उग्रपंथी नहीं था। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। 7 नंबर है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 9 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने, बी ऑप्शन। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव भी हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। आगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बताइए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। बताइए किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के अंदर जो है इनको जो है अंदर से आंदोलित कर दिया और इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को जो है अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति जो है समाप्त हो गई। 12 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो सही जवाब है तिलक ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक का नाम है।
याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। 13 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया यानी किसके बाद? तो 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, 1906 के बाद। याद रखिएगा, 1906 के बाद का मतलब भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव जो है बढ़ गया। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह नारा किसने दिया? याद रखिएगा, तिलक ने। क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के चारों स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, राष्ट्रवादी और पूर्णतया असफल रही तथा इसकी जो है आपका इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस के द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मार कर जो है 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले गए। कहां चले गए? पौंडीचेरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर जो है नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। 19 नंबर है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो सही जवाब है मैजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। प्रश्न संख्या 20 है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी थे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। लाला लाजपत राय थे। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया और
द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है ध्यान रखिएगा। 21 नंबर है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नौ राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल और पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो पाल थे, इन लोगों का, इन तीनों का, लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। और 22 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। यानी बिपिन चंद्र पाल थे और ये इनका संबंध जो है बंगाल से था। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर जो है सरकार की आलोचना संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। 24 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। ए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। 27 नंबर है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो सही जवाब है मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 28 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब क्या? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की जो है हत्या के मामले में, पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर था रैंड, इसकी हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसीलिए इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। 29 नंबर है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो आपको मालूम है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर इन्हें मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया था। प्रश्न संख्या 30, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष की? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की, बी ऑप्शन। 31 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है?
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए इसका सही जवाब है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से जो है स्वशासन प्राप्त करना, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण अस्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। 32 है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, डी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसके बारे में 2-3 पॉइंट है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। 33 है, कथन ए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो बताइए, देखिए इसमें जो सही है डी ऑप्शन है, यानी ए गलत है और आर सही है। देखिए कारण ए में ए जो है कथन और कारण में जो ए है वो गलत है, आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी संस्था जो सभाएं थी स्थापित की और उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे और इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया ही, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। 34 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने। 35 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का जो है ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने। और आगे बढ़ते हैं। 36 है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो सही जवाब है शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को जो है मृत्यु हो गई और इसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद इनके अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो दो नाम है, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को उठाया था और हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।